हमारा मेन कैरेक्टर बाई किरान 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहा है, वो भी की रिफाइनिंग रिल्म, जो कि कल्टीवेशन का शुरुआती रिल्म है। बाई किरान 3000 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो की रिफाइनिंग रिल्म से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 3000 साल से लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से बाई इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो एक इमॉर्टल रिल्म के कल्टीवेटर को भी बहुत आसानी से हरा सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें किंग मिंग स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है। इमॉर्टल रिल्म में ये एक बहुत ही पुरानी और रिस्पेक्टेड कल्टीवेशन जगह है। किरान भी यहीं पर रहता है। यहाँ कुछ शिष्य साफ सफाई कर रहे होते हैं, तभी अचानक से थंडर बीस्ट अटैक कर देते हैं और सेक्ट के सारे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे होते हैं। तभी किंग मिंग स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर जुए वी आता है। जुए उन्हें डांटता है कि उनकी यहाँ अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। थंडर बीस्ट जुए पर अटैक करते हैं, वो पीछे हट जाता है और देखता है कि बीस्ट ने जगह तबाह कर दी है। गुस्सा होकर वो सबको इन बीस्ट को खत्म करने का ऑर्डर देता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो ऊपर से ये सब तमाशा देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि इसी बंदे ने उन बीस्ट को अटैक करने के लिए भेजा है। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। बाई अपने ओरा को रिलीज करता है, लेकिन इस बार भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। बाई कहता है, यार 3000 साल गुजर चुके हैं, तुम इमॉर्टल्स मुझे फाउंडेशन रील में रीच करने में हेल्प क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों को कितना वर्शिप करता हूँ। तभी जमीन थर थर कांपने लगती है। बाई को लगता है कि इमॉर्टल्स को उस पर गुस्सा आ गया है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। फिर से जमीन हिलती है। बाहर आके बाई देखता है कि नीचे पहाड़ी में तो फाइट चल रही है। जुए बीस्ट से तगड़ी फाइट कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट आते ही जा रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट जुए से कहता है कि क्या मास्टर बाई को इन सब के बारे में बताया जाए। जुए मना कर देता है। तभी एक बीस्ट टाइल्स में आ जाता है। जुए चिल्लाता है, अबे ओए कमीने बीस्ट, वहां से हट जा, वो 300 साल पुरानी है, उन टाइल्स को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन बीस्ट उसे डैमेज कर ही देता है। जुए को बहुत गुस्सा आता है। स्टूडेंट कहता है कि अगर वो मास्टर बाई को नहीं बुलाते हैं तो और भी ज्यादा डैमेज होगा। जुए मानता है और उसे मास्टर बाई को बुलाने को कहता है। स्टूडेंट अपने स्वॉर्ड से उड़ते हुए बाई के पास जाने लगता है। जुए परेशान होकर कहता है, ओए ओए रुको, उड़ के मत जाओ, उड़ना मना है। बाई यहाँ पर वुडन खटोली से नीचे आ रहा होता है। हमें पता चलता है कि की रिफाइनिंग स्टेज में उड़ नहीं सकते। स्वॉर्ड से उड़ने के लिए की रिफाइनिंग स्टेज से आगे कल्टीवेट करना पड़ता है, इसीलिए बाई स्वॉर्ड से नहीं उड़ सकता। यह वुडन खटोला हद से ज्यादा स्लोली नीचे जा रहा होता है। बाई मन में कहता है, फाउंडेशन रिल में रीच करने के बाद मैं इस घटिया वुडन खटोले को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ये स्टूडेंट बाई के साइड से निकलता है। स्टूडेंट देखता है कि बाई तो नीचे ही जा रहे हैं। वो तुरंत उनके पास आता है। स्टूडेंट, मास्टर बाई, हम सब ट्रबल में पड़ गए हैं। बहुत सारे बीस्ट हमारे सेक्ट पे अटैक कर चुके हैं। मास्टर जुए ने आपकी हेल्प के लिए बुलाया है। बाई, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। स्टूडेंट, अरे बाप रे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल ही गया था कि आप फाउंडेशन रील में अभी तक पहुंचे नहीं हैं। बाई को स्टूडेंट पे बहुत गुस्सा आता है। स्टूडेंट बाई को उसके स्वॉर्ड के साथ चलने को कहता है। बाई बंदे को अंदर बुलाता है, उसकी स्वॉर्ड को लेता है और नीचे जंप लगा देता है। बंदा यहाँ पर बेचारा फंस जाता है। अब उसे धीरे धीरे नीचे आना होगा। नीचे हम देखते हैं कि बीस्ट यहाँ से भाग जाते हैं। सामने एक बंदा आ जाता है। इसका नाम हुआंगफू है और ये डीमन सेक्ट से है। जोए उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें पता चलता है कि हुआंगफू अभी अभी इमॉर्टल टेस्ट को पास करके आया है। हुआंगफू का यहाँ आने का मेन कारण बाई से फाइट करना था। जोए उसे बताता है कि बाई अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं और उनके पास ऐसी फालतू की फाइट करने के लिए समय नहीं है। लेकिन हुआंगफू बताता है कि उसने इस दुनिया के सभी पावरफुल कल्टीवेटर से कॉम्बैट कर लिया है और बस यही सेक्ट बचा है। वो जानता था कि बाई बिजी होंगे, इसीलिए उसने पहले थंडर बीस्ट से अटैक करवाया ताकि बाई बाहर आए। जोए को बहुत गुस्सा आता है कि थंडर बीस्ट को हुआंगफू ने भेजा है। जोए हुआंगफू पर अटैक करता है। हुआंगफू उसे ब्लॉक करके जुए को पीछे कर देता है। जुए हैरान हो जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मतलब इसने सच में इमॉर्टल टेस्ट पास कर लिया है। हुआंगफू कहता है कि वो तो इनके स्वॉर्ड को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आके सीधा हुआंगफू पर अटैक कर देता है। हुआंगफू को लगता है कि जुए ने चीटिंग की है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बाई होता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि बाई यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, क्या वो उड़ना सीख चुके हैं? जुए भी बहुत खुश होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद इनको देखने को मिलता है कि बाई यहाँ पर उड़ के नहीं बल्कि कूद के आए हैं। यहाँ आने के बाद उसने भी यहाँ पर कुछ डैमेज कर दिया होता है, जिसे देख के जुए को बहुत बुरा लगता है। हुआंगफू बाई के सामने भी फ्लेक्स मारता है कि उसने इमॉर्टल टेस्ट पास कर दिया है और बाई को उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। बाई, क्या टाइम वेस्ट है यार, जा यहाँ से, मैं बिजी हूँ। अब तो तुम ग्रेट रेल में जा चुके हो ना, मेरे जैसे कि रिफाइनिंग वाले से फाइट करके तुमको क्या मिलेगा? बाई मन में कहता है कि यार ये डीमन भी अभी ग्रेट रेन को रीच कर चुके हैं। हुआंगफू बाई को रोकता है, अरे यार, तुम यहाँ पर 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहे हो और अभी भी रीच नहीं कर पाए। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, हम आराम से फाइट कर सकते हैं। यह सुनने के बाद बाई को गुस्सा आ जाता है।
बाई हुआंगफू पे स्ट्राइक मार देता है, जिससे वो हवा में उड़ जाता है। बाई जंप लगा के उसके पास आता है और उस पे बहुत सारे स्लैशेस मारता है। हुआंगफू नीचे पटक जाता है। बाई उसके पास आता है। हुआंगफू जैसे तैसे बाई पे स्ट्राइक मारता है, पर बाई उसे रोक देता है। फिर उसके बाद वो हुआंगफू को एक पाम मार देता है, जिससे वो फिर से दूर पटक जाता है। जुए परेशान हो जाता है क्योंकि फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत तबाही हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि बाई ने हुआंगफू को हरा दिया होता है। जुए बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका मेन गेटर तबाह हो गया था। हुआंगफू, हो ही नहीं सकता कि आपकी रिफाइनिंग रिन में हो। मुझे लगता है कि आपने एक नया कल्टीवेशन रूल बना दिया है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बाई, हाँ, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। मैं यहाँ की रिफाइनिंग रेल में उड़ नहीं सकता और अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए मुझे पिल्स खानी पड़ती है। मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। हुआंगफू, हाँ यार, ये भी सच है। आपकी स्पिरिचुअल रूट वुड से है। इस वजह से आप जितनी चाहें उतनी पिल्स खा सकते हैं। बाई कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन हुआंगफू उसे रोकता है। वो कहता है कि बाई के साथ फाइट करने की वजह से वो बाई को एक गिफ्ट देने वाला होता है, जो कि बाई के फाउंडेशन रेन में रीच करने के लिए एक सीक्रेट होता है। ये सुनते ही बाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हुआंगफू को अपने साथ आने को कहता है। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि हुआंगफू जब अपना टेस्ट करने के लिए गया था, तो उसे एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिला था। उसने जो लिखा था वो सब कुछ कॉपी कर दिया था और अभी वही चीज़ वो यहाँ पर बाई को दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर बाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस पर क्या लिखा है। वो हुआंगफू से पूछता है कि क्या हुआंगफू उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। हुआंगफू बताता है कि ट्रैवल करके जब वो यहाँ पर आ रहा था तो वो ब्लेसेड के सुजियांगजुए के पास भी गया था। जियांगजुए ने उसे बताया था कि उसमें रेम का कुछ सीक्रेट है और ये भी कहा था कि इसे बाई को देना है। जियांगजुए बाई की अच्छी फ्रेंड होती है। बाई को हुआंगफू पर जरा सा भरोसा आ जाता है। बाई जुए से इस कॉपी को ट्रांसलेट करने को कह रहा होता है। जुए सभी डैमेज को गिन रहा होता है। बाई गुस्से से हुआंगफू की तरफ देखने लगता है। हुआंगफू कहता है कि जितना भी डैमेज हुआ है वो सबकी भरपाई कर देगा। ये सुनते ही जुए तुरंत अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे रात को हम देखते हैं कि जुए गॉड्स को वर्शिप कर रहा होता है कि इस बार तो उसे कल्टीवेशन करने दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मोक होता है। यहाँ पर हेड्स रिम से ज्वेलिंग आया होता है। ये एक घोस्ट होता है। इसका काम डेड इंसानों की सोल को लेने का होता है। बाई 3000 साल से एक पिल को खा के जिंदा है। उसे हर 50 साल में पिल को खाना पड़ता है और आखिरी बार उसे पिल खाए हुए 50 साल होने ही वाले हैं। यानी बाई के नेक्स्ट पिल खाने का समय आ गया होता है और उसने अपनी पिल खाई नहीं है। जुएलिंग चाहे तो बाई को अभी अपने साथ ले जा सकता है। जुएलिंग, 3000 साल हो चुके हैं। तुम्हें अपना यह पागलपन भी छोड़ देना चाहिए। तुम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। बाई जुएलिंग, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं जरूर आगे जाके ही रहूंगा। मैं हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बाई जुएलिंग को यहाँ से निकाल रहा होता है। वो कहता है कि अभी उसकी कल्टीवेशन करने का टाइम आ चुका है। जुएलिंग कहता है कि ये सब कुछ यूजलेस है। बाई को गुस्सा आता है। मुझे खुद पे यकीन है। मैंने कहा ना, अब यहाँ से निकलो। जुएलिंग, अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलो हम हमेशा की तरह बेट लगाते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ आओगे। जुएलिंग बाई पर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन बाई सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। बाई, यार मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। ये तुम्हारी भी गलती है कि तुमने मुझे पिल खत्म हो गई है इसके बारे में बताया नहीं। बाई पाम मार के जुएलिंग को यहाँ से उड़ा देता है। जाते समय जुएलिंग कहता है कि बाई के पास अभी बस 10 दिन है। अगले दिन हम देखते हैं कि बाई ने जुए को जो हर्ब लाने के लिए कहा था वो जुए ने ला दिए होते हैं। जुए सेक्ट को रिबिल्ड करना था, इसलिए जुए यहाँ से जा रहा होता है। बाई उसे कहता है कि अगर वो बिल्ड का काम कर रहा है तो उसका रूम भी वो ठीक कर ले। बाई कल रात क्या क्या हुआ वो सब कुछ जुए को बता देता है। बाई जुए को पिल्स के लिए कुछ हर्ब्स लाने को भी कहता है, लेकिन जुए बताता है कि पिल्स के लिए जो हर्ब्स चाहिए होते हैं वो उनको खरीदते नहीं हैं। वो सीधा फाउंडेशन रील में चले जाते हैं क्योंकि रिफाइनिंग वाले सेक्ट में उनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाई जुए से कहता है कि वो कम से कम सेलेस्टियल हर्ट हर्ब और कुछ पैसे उसको दे। जुए, ग्रैंड मास्टर, पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेलेस्टियल हर्ट हर्ब को ढूंढना ज़रा मुश्किल है। बाई समझ जाता है कि जुए बहाने मार रहा है। बाई जुए से कहता है कि अब वो उसे खुद से बनाई हुई ट्रांसफॉर्मेशन स्किल दिखाएगा। हम देखते हैं कि बाई जुए की क्रश बन जाता है, जिसे देखने के बाद जुए बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। जुए, अरे हाँ ग्रैंड मास्टर, मुझे याद आया, हॉल में सेलेस्टियल हर्ट हर्ब है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। आगे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बाई एक बंदे के साथ पहाड़ी पर आ गया होता है। दूसरों के साथ उड़ के नीचे आने के बाद उसे उल्टी आ रही होती है। हालांकि बंदे के सामने वो अपनी उल्टी को जैसे तैसे रोक देता है। जैसे ही बंदा यहाँ पे जाता है बाई उल्टी कर लेता है। बाई, यार ऐसे दूसरों के साथ स्वॉर्ड से आना बहुत तकलीफ है। ये मुझे जल्द से जल्द अगले रील में कल्टीवेट करना ही होगा। आगे हमें कुछ डाकू को दिखाया जाता है। ये डाकू छुप जाते हैं। जैसे ही बाई इनके पास आता है डाकू बाहर आ जाते हैं और उसके पास जो भी माल है वो सब मांगने लगते हैं। बाई हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत सालों बाद बाहर आया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ह्यूमंस में अभी भी ऐसे लुटेरे हैं। डाकू अटैक करने के लिए आ रहा होता है। बाई अपनी स्वॉर्ड को निकालता है,
लेकिन उससे पहले ही कोई आके डाकू को किक मार देता है। बाई देखता है कि ये तो मार्शल आर्ट में कमाल का है। ये दोनों डाकू इस पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ये आसानी से इनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और आगे हम देखते हैं कि ये इन दोनों को स्लैश मार देता है और खत्म कर देता है। बाई, क्या बात है, तुम तो कमाल के हो। तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? डीमंस ने आतंक मचा के रखा है। तुम्हारे जैसे कमजोर स्टूडेंट को ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ। वो कहता है, ब्रो मुझे लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा कमजोर हो। ब्रो सुनने के बाद ये थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक लड़की होती है, लेकिन बाई इसे एक लड़का समझ बैठा होता है। लड़की यहाँ से निकल रही होती है। बाई उसे रोकता है। हे ब्रो, अंधेरा होने वाला है, अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो? लड़की, मैं डीमंस को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये काम तुम स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर्स पे छोड़ दो, वो इसे देख लेंगे। लेकिन इस लड़की को कल्टीवेटर्स पे भरोसा नहीं है। रात में हमें इस लड़की को एक केव में दिखाया जाता है। ये यहाँ पर डीमंस को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे डीमन का ब्लड होता है। हम देखते हैं कि इस लड़की से पहले ऑलरेडी बाई यहाँ पे आया था और उसने बहुत सारे डीमंस को खत्म कर दिया होता है। बाई हैरान हो गया था कि यहाँ पर इतने सारे डीमन थे। उसे लग रहा होता है कि शायद से सेक्ट अपना काम बराबर नहीं कर रहा। इस लड़की को एक डीमन दिख जाता है। डीमन लड़की पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो डीमन के अटैक को डॉज करके डीमन को ही स्लैश मार देती है और डीमन खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा डीमंस आ जाते हैं। लड़की भागने का सोचती है। रास्ते में आने वाले डीमंस को खत्म करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी सामने से एक बड़ा डीमन आ जाता है और पीछे से भी एक डीमन लड़की पे चढ़ जाता है। डीमन लड़की को खाने वाला था। तभी बाई डीमन पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लड़की बाई को यहाँ पे देख के हैरान हो जाती है। डीमन अटैक करते हैं। बाई लड़की को लेके जंप लगाता है। बड़ा वाला डीमन इनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाई एक ही स्लैश मार के उसको खत्म कर देता है। लड़की बाई की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले उसे बाई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट लगा था। बाई लड़की को साइड में फेंक देता है और सारे डीमंस को खत्म कर देता है। बाई उसके पास आता है। तुम ठीक तो हो ना? लड़की, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम इतनी स्ट्रांग हो तो उन डाकुओं से फाइट क्यों नहीं की? बाई, अरे भाई, तुमने मुझे लड़ने का चांस ही कहाँ दिया? जब मैं फाइट करने वाला था उससे पहले ही तुम आ टपक गए। बाई अभी भी इसे एक लड़का ही समझ रहा होता है। बाई कहता है, तुझे तेरी कमर की स्ट्रेंथ को जरा बढ़ाना चाहिए। तू फास्ट तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। लड़की को बाई पर गुस्सा आ रहा होता है कि अब तक वो ये कैसे नहीं जान पाया कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लड़की बताती है कि हाल ही में डीमंस अचानक से ही दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। इस वजह से कोर्ट भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और शियाचिन किंगडम के लोगों को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। वो पूछती है, तो किंगमिंग स्वॉर्ड सेक्ट में क्यों नहीं गए? किंगडम के कोर्ट की बैंक बचने की वजह इसमें कल्टीवेटर्स का ही फॉल्ट है। ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़के का नाम टैंग होता है। टैंग को बाई का मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया होता है। वो बाई को शशांक किंगडम में आके डीमन को खत्म करके लोगों की हेल्प करने के लिए आने को कह रही होती है। बाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे टैंग बाई को डिलाइट हाउस में लेके आती है। बाई खाना खाने के लिए जा रहा था, लेकिन टैंग उसे रोक देती है। वो बताती है कि ये डिलाइट हाउस विचेस से भरा हुआ है, यहाँ पर खाने में जहर हो सकता है। टैंग फिर से बाई को रोकती है। क्या तुम्हें पता है, अचानक से ही शिंगिया किंगडम के किंग को डिलाइट हाउस के ओनर जियांगजो से शादी करने का मन हो रहा है। मुझे उस पर कोई भी भरोसा नहीं है। टैंग को शक है कि जो डीमंस ने आतंक मचा रखा है इसके पीछे जियांगजोए हो सकती है। बाई को जियांगजोए कौन है ये पता ही है, वो उसकी फ्रेंड होती है। बाई टैंग को समझा रहा होता है कि इसके पीछे जियांगजोए नहीं हो सकती। तभी जियांगजोए यहाँ पे आ जाती है और वो बाई को पहचान लेती है। आगे बाई टैंग और जियांगजोए को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि जियांगजोए ब्लेस्ड सेक्ट की लीडर है। बाई टैंग को समझाता है कि अगर जियांगजोए को किंगडम चाहिए होता तो वो सीधा किंग को खत्म करके उसे हथिया लेती। उसे ऐसे डीमन जैसे कांड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सब जानने के बाद टैंग को भी भरोसा हो जाता है कि जियांगजोए कल्पित नहीं है। जियांगजोए, इस डीमन वाले कांड के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। डीमंस को डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है। टैंग यहाँ से चली जाती है। बाई जियांगजुए से पूछता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। जियांगजुए, इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल डीमन और हेड्स रेम है। और अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो आगे क्या करना है ये सब कुछ मैं तुम पे छोड़ देती हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है। बाई एक शॉप से लॉन्गविटी हर्ब्स को लेने के लिए आया था, लेकिन शॉप के ओनर से बाई को पता चलता है कि हर्ब्स तो खत्म हो चुके हैं। हाल ही में कुछ ऑफिसर्स आए थे और वो सारे हर्ब्स को खरीद के ले गए। तभी यहाँ पर दो ऑफिसर्स आते हैं। वे किसी और फैमिली से लड़का लेने का ट्राई करने वाले होते हैं। तभी एक लड़का उनको पकड़ लेता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बाई होता है। उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। ऑफिसर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वो एक भिखारी है। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। आगे हमें शिंग्या किंगडम के किंग को दिखाया जाता है।
हमें पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर सीमा योंगो के कहने पर किंग ने वो सेरेमनी रखी थी। योंगो ने किंग से कहा होता है कि अगर वो ये सेरेमनी रखते हैं तो उनकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। किंग को जियांगजुए से शादी करने की विश मांगनी थी। तभी यहाँ पर टैंग आती है। टैंग कोई और नहीं बल्कि शिंगजिया किंगडम की प्रिंसेस होती है। टैंग के फादर ये जो सेरेमनी कर रहे हैं, टैंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाई ये सब कुछ देख रहा था। बाई को कुछ समझ में आ रहा होता है कि प्रिंसेस की शक्ल उसे टैंग की तरह क्यों दिख रही है। तभी यहाँ पर कोई आके खाना रख के जा रहा होता है। बाई उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि ये वर्शिप सेरेमनी कहाँ पर होने वाली है। एल्डर बताता है कि इंपीरियल टॉम में वर्शिप सेरेमनी होने वाली है। बाई यहाँ पर इंपीरियल टॉम में जाने का फैसला कर लेता है। टैंग अपने डैड को समझा रही होती है कि उनको अभी इस उम्र में शादी करने की क्या ही जरूरत है। टैंग के डैड ने टैंग की शादी भी इन्वो से करने की सोच ली होती है। टैंग उसके खिलाफ हो जाती है। वो कहती है कि इन्वो एक कल्टीवेटर है और डीमन को हंट करने की बजाय वो यहाँ पर इस वर्शिप सेरेमनी का आइडिया लेके आए हैं। इन्वो किंग से कह रही होती है कि वो टैंग को शादी के लिए मना लेगा। इन्वो यहाँ पर टैंग से मिलता है। टैंग कहती है कि वो उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। इन्वो टैंग से कहता है वर्शिप सेरेमनी के बाद आप खुद से मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी। इन्वो टैंग के हाथ से ब्लड ले लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वो रोज को लेता है और टैंग के ब्लड के साथ वो कुछ तो करने वाला होता है। रात को बाई यहाँ पर इंपीरियल टॉम के पास आता है। वो टॉम के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर अंदर काफी सारी टॉम्स होती हैं। बाई एक कॉफिन के अंदर अपना हाथ घुसा लेता है और एक ऑर्ब को निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के काफी सारे टॉम से कुछ न कुछ तो ले रहा होता है। तभी बाई को यहाँ पर एक बड़ा सा टॉम दिखता है जिसके ऊपर एक स्वॉर्ड होती है। बाई स्वॉर्ड को उठा लेता है पर यहाँ पर ट्रैप्स होते हैं। बाई पर तीरों से अटैक हो जाता है। बाई उनको डॉस करने लगता है लेकिन आगे वो फंस जाता है। तभी कोई उसे खींच लेता है और बाई यहाँ पर बच जाता है। हम देखते हैं कि ये तो टैंग होती है जिसने बाई को बचाया था। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आगे दोनों एक शाइन के अंदर आते हैं जहाँ पे इनको एक स्पेशल टॉम दिखता है। बाई देखता है कि ये जगह बहुत ज्यादा क्लीन है। टैंग को लग रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ट्रैप वाले टॉम में भला कोई नहीं आएगा। तभी यहाँ पर एक ब्लड थर्स्टी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। बाई कहता है कि यहाँ पर खतरा है, उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। लेकिन टैंग यहाँ पर इस कॉफिन को जलाने जा रही होती है। बाई, ओए भाई तू ये क्या कर रहा है? ये इंपीरियल टॉम है, अगर किसी को पता चल गया तो। टैंग, तो क्या ये सब मेरे फैमिली से ही बिलोंग करता है? मुझे शुरू से ही वो वर्शिप सेरेमनी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरे किंगडम के लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाई, तो मतलब तुम सच में प्रिंसेस हो? बाई टैंग के मुंह में वो ऑर्ब डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। बाई मन में सोचता है कि उसने ये पिल उसे टॉम से निकाला था। इसके बाद हमें डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है। इन दोनों को पता चल गया होता है कि टैंग प्रिंसेस है। इन्होंने उसे बांध रखा होता है। बाई ने डीमन के अटैक, वर्शिप सेरेमनी और टॉम पे जो कान करके रखा था, इसके पीछे कौन है, उसको ढूंढने का एक प्लान बनाया होता है। वो जियांगजुए से कहता है कि वो नाटक करे कि वो किंग से शादी करना चाहती है। फिर जैसे ही इन सब के पीछे वाला मास्टरमाइंड वहाँ बाहर आएगा, बाई उसकी बैंड बजा देगा। जियांगजुए मान जाती है। बाई के जाने के बाद जियांगजुए टैंग को अपने एक घाव को दिखाती है, जिसको देख के टैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जियांगजुए टैंग से पूछती है कि क्या वो इसकी स्टोरी सुनना चाहेगी। जियांगजुए बताती है कि उसकी माँ एक ह्यूमन और उसके फादर एक डीमन है। 1000 साल पहले ह्यूमन और डीमन के बीच में एक वॉर था। डीमन किंग तब बस एक डीमन आर्मी का वॉरियर था। ह्यूमन के खिलाफ बैटल में जीतने के बाद उसने जियांगजुए के माँ के साथ जबरदस्ती की। उसी से ही जियांगजुए पैदा हो गई। डीमन ने अपनी बेटी के साथ उसकी माँ को भी मार दिया, लेकिन उस हादसे में जियांगजुए की माँ ने अपनी जान देके जियांगजुए को बचा लिया। भले ही जियांगजुए की माँ एक ह्यूमन थी, लेकिन डीमन का ब्लड भी उसके अंदर था। इस वजह से उसके अंदर डीमन की पावर्स भी आ गई। इसलिए डीमन किंग जियांगजुए को वापस लेना चाहता है। उसने डीमंस को भेज के ऐसा दिखाया कि जियांगजुए ने उनको भेजा है ताकि ह्यूमंस का जियांगजुए के ऊपर हेड पड़े और उसे फाइनली डीमन किंग के पास भेज दिया जाए। जियांगजुए कहती है कि वो नहीं होती तो अब तक फिर से ह्यूमन वर्ल्ड 1000 साल पहले की तरह केओस में होता। ये सब जानने के बाद टैंग को रियलाइज होता है कि जियांगजुए कितनी अच्छी है। जियांगजुए, मेरा इनोसेंस प्रूव करने का बस एक ही रास्ता है। हमें पता लगाना है कि इस डीमन केओस के पीछे या ह्यूमन वर्ल्ड में आखिर कौन है। बाई के प्लान के लिए टैंग भी अभी एग्री कर ली होती है। अगले दिन टैंग अपने डैड को बताती है कि जियांगजुए उनसे शादी करे, इसलिए उसने जियांगजुए को मना लिया है। हालांकि इस बात को वो किसी को भी न बताए। किंग बहुत खुश हो जाते हैं। टैंग अपने डैड से कहती है कि उसकी और एक रिक्वेस्ट है, वो टैंग की शादी अपनी मर्जी से किसी से भी नहीं करवा सकते। उसको किससे शादी करनी है ये उसका डिसीजन होगा। किंग कहते हैं कि वो टैंग की बात से एग्री हैं। आगे रात को हम देखते हैं जहाँ जियांगजुए यहाँ कासर में आ गई होती है।
कल ही सेरेमनी होती है, इसलिए जियांग जुए यहाँ पर तैयार हो रही होती है। अगले दिन सेरेमनी होती है। इनवो सेरेमनी स्टार्ट करता है, लेकिन सभी देखते हैं कि बच्चे तो यहाँ पर हैं ही नहीं। तभी सारे बच्चे यहाँ पर डांस करते हुए आते हैं और आगे जियांग जुए भी यहाँ पर आती है और प्लान के अनुसार वो सबके सामने कह देती है कि वो किंग से शादी करेगी। अब तक इनको पता चल गया होता है कि ये सभी जो कांड हो रहा है इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इनवो है। जियांग जुए उससे कहती है कि वो चाहे कुछ भी करे लेकिन वो डीमंस के पास कभी भी नहीं जाएगी। तभी बाई यहाँ पर इनवो की बॉडी से एक पत्ता निकालता है। बाई यहाँ पे अपने असली रूप में आ जाता है। उसे पता चल गया होता है कि इनवो कोई और नहीं बल्कि एक ट्री डीमन है। बाई को यहाँ पर देखते ही इनवो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही उससे दूर हो जाता है और अभी अपने असली रूप में आ जाता है। वो यहाँ पर जियांग जुए को डीमन रीन में लेने के लिए आया था। किंग को इनवो की सच्चाई पता चलने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इसका नाम इनवो नहीं बल्कि क्विलियो क्वेलो होता है। क्विलियो बाई पर अटैक करता है, लेकिन बाई उसके टैकिकल्स को काट देता है। क्विलियो कहता है कि बाई तो बस रिफाइनिंग रीन का एक कल्टीवेटर है, आज वो अपनी मदर का बदला लेके ही रहेगा। क्विलियो बाई पे अटैक करता है। बाई उसके सारे अटैक को डॉस करता है। बाई कहता है, तुम रिफाइनिंग रीन को कम समझते हो क्या? अभी मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। बाई जंप लगा के क्विलियो के टैकिकल्स को काट देता है। उसके बाद वो उस पे लगातार स्लैशेस मार के उसके बॉडी से यहाँ पे फर्नीचर बनाता है। हम देखते हैं कि आखिर में बाई ने क्विलियो को एक चेयर बना दिया होता है। बाई क्विलियो से पूछता है कि क्या एम्परर के टॉम में ब्लड थर्स्टी एरे को उसी ने अरेंज किया है। क्विलियो कहता है, ओल्ड एम्परर रिजरेक्ट होना चाहते थे और एरे की तैयारी उन्होंने ऑलरेडी की थी। अपने नए लोगों को सैक्रिफाइस करके वो खुद को रिजरेक्ट करना चाहता है। देखा, ये ह्यूमंस डीमन से कुछ अलग नहीं है। जियांग जुए कहती है कि वो सदियों से ह्यूमन और डीमन के बीच में जो वॉर चल रहा है, मैं बस उसे बंद करना चाहती हूँ। क्विलियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ वो बच्चों का सैक्रिफाइस एक अकेला रास्ता है जिससे ब्लड एरे को एक्टिवेट किया जा सकता है? हम देखते हैं कि क्विलियो उसी रोज को समन करता है जिसमें उसने टैंग के ब्लड को लिया था। हमें पता चलता है कि टैंग का ब्लड भी ब्लड थर्स्टी एरे को एक्टिवेट कर सकता है। क्विलियो यहाँ पर टैंक के ब्लड से ब्लड थर्स्टी एरे को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे सारे नॉर्मल लोगों पे उसका असर होने लगता है। टैंक, मेरे ब्लड से ये एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ड्रैगन बॉल ब्लड है। बाई, प्लान बी को एक्टिवेट करो। बाई टॉम के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देता है। सिर्फ ड्रैगन ब्लड वाला ही अंदर जा सकता है, इसलिए टैंग अंदर चली जाती है। बाई ने बताया था कि अगर एरे एक्टिवेट हो जाता है तो पहले उनको एरे को तोड़ना होगा, जो कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड वाला ही कर सकता है। टैंग अंदर जा चुकी होती है। रिजरेक्ट होने के बाद एरे यूजर वाला 100 माइल के अंदर के पीपल को अफेक्ट करता है। टैंग को यहाँ पर अपने ब्लेड से रिजरेक्ट हुए ओल्ड एम्परर को दूसरों से डिस्कनेक्ट करना होगा, इससे एरे बंद हो जाएगा। फिर आगे बाई अंदर आ सकता है। यहाँ पर अंदर हम देखते हैं कि टैंग के ग्रैंडफादर यानी ओल्ड एम्परर रिजरेक्ट हो गए होते हैं। टैंग को उन पर गुस्सा आ गया होता है कि उन्होंने अपने आप को रिजरेक्ट करने के लिए डीमन से ह्यूमन को मरवा दिया। ओल्ड एम्परर कहता है कि उनके लिए वो बस थोड़े से सैक्रिफाइस थे। टैंग अपने ब्लड से एरे को बंद करने लगती है, जिससे ओल्ड एम्परर का लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। लोगों से एनर्जी सोर्स टूटने के बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर की ही एनर्जी लेने लगता है, लेकिन टैंग भी हार नहीं मानती। वो अपनी पूरी जान लगा के एरे को बंद कर ही देती है। जैसे ही एरे बंद हो जाता है, बाई यहाँ पर अंदर आ जाता है। ओल्ड एम्परर को यहाँ पर टैंग से पूरे ड्रैगन ब्लड की पावर मिल गई होती है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। बाई यहाँ टैंग को पकड़ लेता है। बाई अपनी स्वॉर्ड को एम्परर की ओर फेंकता है, जिसे वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। एम्परर बाई की स्वॉर्ड देखने के बाद समझ जाता है कि ये तो एक रिफाइनिंग रिम का कल्टीवेटर है, लेकिन बाई आके उसे एक पंच जड़ देता है, जिससे एम्परर पीछे पटक जाता है। एम्परर बाई की पावर देखे बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में एक रिफाइनिंग रिल में है। बाई एम्परर को पकड़ के उसे किक मारता है, जिससे वो ऊपर उड़ जाता है। बाई आगे ऊपर से भी उसे एक एक किक मारता है। एम्परर नीचे जमीन पर जोर से पटक जाता है। आगे बाई एम्परर की बहुत ज्यादा कुटाई करता है और उसके सर को दीवार पे पकड़ के रगड़ देता है। ओल्ड एम्परर बाई से भीख मांग रहा होता है, लेकिन बाई रुकता नहीं। वह लगातार उसे पंच मारता रहता है, जिससे एम्परर की हड्डियां टूट जाती हैं। इसके बाद बाई एम्परर को गोल गोल घुमा के उड़ने लगता है। फिर आगे वह उसे कॉफिन में फेंक देता है। आगे बाई टैंक को लेके यहाँ पे ऊपर आ जाता है। जियांग जुए टैंक को हील कर देती है। बाई जियांग जुए से कहता है कि वो टॉम को जला दे, आज जो हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए। बाई टॉम को जला देता है और एम्परर यहाँ पर अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आगे जुएलिंग यहाँ पर मारे गए लोगों की सोल लेने के लिए आया होता है। जियांग जुए टैंग को हील करने के बाद उसे एक बॉम्ब देती है। इससे टैंग के पास ड्रैगन ब्लड जो है उसकी स्मेल भी छुप जाएगी। टैंग पूछती है कि आखिर ये ड्रैगन ब्लड क्या है। जियांग जुए बताती है कि कहानी के अनुसार गॉडेस और इमॉर्टल ड्रैगन ने गॉडेस इमॉर्टल ड्रैगन डॉटर को जन्म दिया। उसका ब्लड ड्रैगन ब्लड है। कहा जाता है कि कल्टीवेशन के लिए ये ब्लड बहुत ज्यादा सुपीरियर है। टैंग का ब्लड बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए उसको इसे सीक्रेट रखना होगा, वरना वो डेंजर में पड़ सकती है।
टैंग पूछती है कि बाई इतना पावरफुल कैसे है, क्या वो सच में रिफाइनिंग रील में है। जियांगजुई बताती है कि बाई का रिफाइनिंग अलग है। बाई किंगमिंग स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड मास्टर है। वो वहाँ पर 3000 साल से स्टक हुआ है। यह सुनने के बाद टैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जियांगजुई बताती है कि स्वॉर्ड सेक्ट में सारे स्वॉर्ड मास्टर बाई की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं होता तो कल्टीवेशन ड्रीम केओस में होता। टैंग ने सोच लिया होता है कि अब तो वो बाई के अंडर ट्रेन होगी। आगे हेड्स रील में ओल्ड एम्परर की सोल जा रही होती है। बाई भी यहाँ पे आया होता है। ज्वेलिंग बाई से कह रहा होता है कि अब तू भी मर जा और फिर से उनकी तरह रिकनेक्ट हो जा, लेकिन बाई इसके लिए मना कर देता है। बाई कहता है, मैं इस बार रिफाइनिंग रील को कल्टीवेट कर ही दूंगा, तू देख ले। ज्वेलिंग, हर बार तू यही कहता है। मैंने जो तुझे 10 दिन दिए थे उनमें से बस 2 ही दिन बाकी है। 2 दिन के अंदर तुझे पिल को लेना होगा वरना तू मर जाएगा। ज्वेलिंग यहाँ से निकल जाता है। टैंग बाई के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे मास्टर, प्लीज मेरे सलमान को एक्सेप्ट कीजिए। बाई हैरानी हो जाता है। अगले दिन बाई महल में है जहाँ किंग उसका बहुत शुक्रिया कर रहे होते हैं। टैंग ने अपने डैड को बताया होता है कि वो बाई के अंडर ट्रेन होना चाहती है। किंग बाई से कह रहे होते हैं कि वो टैंग का ख्याल रखें, लेकिन बाई इस बात के लिए मना कर देता है। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि टैंग बहुत ज्यादा नशे में सो गई होती है। बाई उसे कहता है कि टैंग, तुम्हारे अंदर ड्रैगन बॉल ब्लड है, नॉर्मल जिंदगी ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेट नाइट में बाई पर कोई हमला कर दिया होता है। बाई हमलावर को ही पोर्टल में फेंक देता है और यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा बाई को पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि ज्वेलिंग ही होता है। 10 दिन का टाइम लिमिट खत्म हो गया होता है तो वो यहाँ पर बाई को लेने के लिए आया था। बाई उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे 2 दिन और दे दे। तभी बाई की तरफ कोई एवरलास्टिंग लॉन्गविटी पिल को फेंक देता है। बाई उसे खा लेता है और अब उसे और 5 साल मिल जाते हैं। यह पिल जियांगजुए ने ही लाई होती है। अब ज्वेलिंग के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो यहाँ से चला जाता है। बाई जियांगजुए को थैंक्स कहता है। हुआंगफू द्वारा दिए हुए ट्रांसक्रिप्ट का अब तक ट्रांसलेशन आ गया होता है। बाई अब जियांगजुए को भी गुड नाइट कह के उधर की तरफ निकल जाता है। बाई के जाने के बाद यहाँ ज्वेलिंग आके जियांगजुए से पूछता है कि वो हर बार बाई की हेल्प क्यों करती है। जियांगजुए कहती है कि वे भी तो उसकी हेल्प करता है ना। अगले दिन यहाँ सेक्ट में टैंग बाई का डिसाइपल बनने के लिए आई होती है। वो जुए से कह रही होती है कि प्लीज उसे एक्सेप्ट किया जाए। जुए कहता है कि वो लोग ग्रैंड मास्टर बाई के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। टैंग यहाँ पर अपना वुमेन वाला विक्टिम कार्ड खेलती है और इमोशनल होकर कह रही होती है कि किंगडम अभी अभी डीमन के अटैक से गुजरा है, इसलिए मुझे स्ट्रांग होना होगा। जूए कहता है कि वो डायरेक्टली ग्रैंड मास्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कहता है कि हमें ग्रैंड मास्टर को माउंटेन पे पिल्स को भेजते रहना पड़ता है, लेकिन थंडर वुल्फ ने अटैक कर दिया था जिससे सारा सप्लाई खत्म हो गया, इसलिए ग्रैंड मास्टर को खुद नीचे जाके हर्ब्स को ढूंढना पड़ता है। वो इनडायरेक्टली टैंग से पैसे मांग रहा होता है। टैंग तुरंत जुए से कह रही होती है कि वो इनको 10,000 सिल्वर देगी। जुए बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुए टैंग को यहाँ बाई के पास लेके आ जाता है। टैंग बाई से कह रही होती है कि वो टैंग को अपना डिसाइपल बना ले। बाई पूछता है कि ये सेक्ट के एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी बहाना मार रहे होते हैं कि वो बाई के लिए कुछ लेके आए हैं। बाई सभी एल्डर्स को यहाँ से भगा देता है। टैंग बाई से कह रही होती है कि उसने अपने पैसों से ये सब खरीदा है। बाई समझ जाता है कि जुए टैंग को यहाँ तक कैसे लेके आया। जुए फटाक से सब्जेक्ट बदलता है और बताता है कि हुआंगफू वाले स्क्रिप्चर्स का थोड़ा सा ट्रांसलेशन आ गया है। ये सुन के बाई तुरंत उसको देखने लगता है। जुए भाई से विदा लेके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो टैंग को यहीं पर छोड़ देता है। टैंग अभी भी यहीं पर थी। बाई स्क्रिप्चर्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी टैंग बाई के पास आती है और हम देखते हैं कि टैंग समझ पा रही होती है कि इस पे क्या लिखा है। बाई हैरान हो जाता है। टैंग बताती है कि किंगडम के स्क्रॉल रूम में ऐसे काफी सारे स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, बचपन से ही उसने उनको पढ़ना सीख लिया था। बाई कहता है, प्लीज टैंग, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा है। टैंग बताती है कि इसमें बस अधूरी बात है और आगे क्या लिखा है ये भी उसे देखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि बाई के पास जितना भी स्क्रिप्चर पड़ा था वो सब कुछ टैंग को दे देता है, लेकिन टैंग अब यहाँ पर एक चाल चलती है। वो बाई को बताती ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। वो यहाँ से जाने लगती है। बाई समझ जाता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरी ट्रांसलेटर बनना होगा, ठीक है। माई टैंग भी इसके लिए मान जाती है। आगे टैंग इसे ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है। बाई यहाँ पे वेट ही नहीं कर पा रहा होता। फाइनली टैंग कहती है कि ट्रांसलेशन हो गया। टैंग बाई को बताती है कि स्क्रिप्चर में लैंड इमॉर्टल के एग्जिस्टेंस के बारे में रिकॉर्ड्स हैं। लैंड इमॉर्टल ये उस लैंड में रहता है। बाई को ये कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। बाई टैंग से पूछता है कि क्या उस पे किसी रीम के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। टैंग बताती है कि उसमें बस इतना ही था। बाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो वहाँ पर खुद जाने का सोच लेता है। आगे दोनों माउंटेन के एज पे आते हैं। बाई ने हुआंगफू को यहाँ पर बुला लिया होता है। बाई के साथ लड़की को देख के हुआंगफू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बाई उसे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, ये उसकी बस डिसाइपल है।
बाई हुआंगफू को बताता है कि उसने ग्रेट डिल्यूजन में मिले हुए स्टोन से सब कुछ कॉपी नहीं किया है। बाई स्वॉर्ड के साथ उड़ नहीं सकता तो उसे कोई चाहिए था और हुआंगफू को एग्जैक्ट लोकेशन भी पता थी, इसलिए बाई ने उसे ही बुला लिया होता है। हुआंगफू कहता है स्टोन पे लैंड इमॉर्टल के बारे में मेंशन किया गया है और डेमोनिक कल्टीवेशन वाले इमॉर्टैलिटी को अचीव नहीं कर सकते। क्या पता शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हो जिससे तुम भी इमॉर्टैलिटी को अचीव कर पाओ। ये सुनते ही हुआंगफू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उधर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिर में ये लोग वहां पर आ जाते हैं जहां पर हुआंगफू को वो स्टोन दिखा था, लेकिन अभी इनको यहाँ पर वो स्टोन दिखता ही नहीं। तभी टैंग को यहाँ पर कुछ दिखता है। ये तो एक क्रैब मॉन्स्टर होता है। बाई टैंग को उससे दूर कर देता है और हुआंगफू उसे खत्म कर देता है। टैंग को थोड़ी सी चोट आ गई होती है। बाई उसे हील कर देता है, लेकिन उसके ब्लड का एक बूंद नीचे गिर जाता है। टैंग का ब्लड ड्रैगन बॉल ब्लड है। यहाँ पर कुछ होने लगता है। हम देखते हैं कि ये स्टोन यहाँ पे बाहर आ जाता है। बाई, ये वही स्टोन है। ये स्टोन कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, यानी हुआंगफू को पहले बस आधा स्टोन दिखा था। बाई टैंग को इसे पढ़ने को कहता है। टैंग स्टोन को टच करती है। जैसे ही ब्लड स्टोन के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर जमीन थर-थर कांपने लगती है। ये तीनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक सिटी जमीन के अंदर से ऊपर आ जाती है। इनको कुछ समझने आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। बाई कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। यहाँ अंदर इन सबको कुछ अजीब ही भूतिया जैसी आवाज आने लगती है, जिससे हुआंगफू को डर लग रहा था। टैंग तो हुआंगफू के पीठ पर ही बैठ जाती है। टैंग बताती है कि स्टोन पे उसे पढ़ा था कि लैंड इमॉर्टल के पास स्पेशल स्किल्स है। बाई उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ रीम के बारे में पढ़ा, लेकिन वो बताती है कि उसे टाइम ही नहीं मिला। बाई और भी ज्यादा अंदर जा रहा होता है। तभी यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और अचानक से सामने से एक बेल बजने लगती है। बाई, ये जगह हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रही है, तुम जरा फोकस करो और बेल की आवाज को मत सुनो। लेकिन तभी बाई देखता है कि टैंग तो हुआंगफू की पीठ पर है ही नहीं। ये दोनों देखते हैं कि टैंग आगे जा रही है। बाई टैंग के पास आता है। वो देखता है कि टैंग इस बेल की आवाज से हिप्नोटाइज हो चुकी है और अभी वो बाई की कोई बात नहीं सुन पा रही। बाई अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उससे साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे बेल वाली साउंड का इफेक्ट स्टॉप हो जाता है। टैंग नॉर्मल हो गई होती है, हालांकि वो बेहोश हो जाती है। आगे तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बाई टैंग को हुआंगफू के पास देता है और उसे कहता है कि वो टैंग को लेके यहाँ से दूर चला जाए। वो स्टोन पे जो कुछ भी लिखा है उसे फटाक से कॉपी कर लेगा। हुआंगफू टैंग को लेके यहाँ से निकल जाता है। बाई यहाँ पे फटाफट स्टोन पे जो लिखा होता है वो लिखने लगता है। तभी ये स्टोन वापस नीचे जा रहा होता है और वो भी काफी तेजी से। बाई अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ाता है और सब कुछ लिख लेता है। फिर हुआंगफू के पास आ जाता है। बाई, ये ठीक तो है ना? हुआंगफू, हाँ ये ठीक है, बस इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो गई है। ये लोग सेप्ट की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, जिसमें से रेड ऑर्ब निकलता है। आगे हमें सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई ने टैंक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल दी होती है। बाई ने स्टोरी से जो लिखा था वो स्क्रॉल जुए को दे देता है। जब तक टैंक ठीक नहीं होती तब तक बाई ने जुए से कहा होता है कि वो इस स्क्रॉल को किसी और से ट्रांसलेट कर ले। बाई इतना समझ चुका होता है कि वो एंशिएंट सिटी टैंक के ब्लड की वजह से ही वहां पर अपीयर हुई, यानी वो ड्रैगन बॉल ब्लड के रिलेटेड है। आगे हमें उसी रेड ऑर्ब को दिखाया जाता है जो कि एक चेरी ब्लॉसम ट्री के अंदर घुस जाता है और वो सिटी यहाँ पर आ जाती है। आगे दो पर्सन यहाँ पे आए होते हैं। अचानक से इधर इतनी बड़ी सिटी को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें इसी सिटी के अंदर एक बड़े से बिल्डिंग में एक एंटिटी को दिखाया जाता है। तो पार्ट 1 में बस इतना ही था।